हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आप सभी का अपनी अकाउंटिंग क्लासेज में। देखिए, मैं दिनेश कुमार, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि हम अभी अपनी डेजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार। देखिए, जो कि ये जो टॉपिक है, ये बेटा 12th क्लास, बीकॉम और सीए में भी आता है। तो जो भी स्टूडेंट पार्टनरशिप के डेजुलेशंस जो अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो को ध्यान से देखिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो लगभग कंप्लीटली सोल्व होगी। इस चैप्टर को हम बहुत ही बारीकी से यानी स्टार्टिंग से लेंगे। हर स्टूडेंट की हर प्रॉब्लम सोल्व होगी। देखिए बेटा, ध्यान से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम, जो कि आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर है ये। देखिए, डेजुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। जो नहीं जानते हो ध्यान से समझिए कि जब हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं तो उस टाइम जब अकाउंटिंग की जाती है तो उसको डेजुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा है, एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पार्टनरशिप का, ये विशेषकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जो इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन में हमने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जाना था, जो कि पार्टनरशिप में, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग से पार्टनर्स की सैलरी, कमीशंस वगैरह निकालना और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। उसके बाद हमने जाना कि कैसे उनकी एडजस्टमेंट की जाती है। अगर कुछ एक्टिविटीज रॉन्ग हो जाती है तो उसकी बेसिस पर हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, यानी कि इसको ठीक करेंगे। तो उस बेसिस पर हम बात करेंगे कि देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया चेंजमेंट। अगर कोई रेशियो चेंज होता है या चेंज करते हैं पार्टनरशिप फर्म को, तो उसके बेसिस पर हमने कैसे अकाउंटिंग की थी, जिसमें गुडविल को हमने सीखा था। गुडविल के बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज का ट्रीटमेंट, और जो भी पार्टनर्स गेन या सेक्रीफाइस कर रहे थे तो उसको गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट होता था, जो सेक्रीफाइस और गेनिंग, यानी सेक्रीफाइस वाला पार्टनर गुडविल का पैसा लेता था और गेन वाला उस पार्टनर को देता था। तो उसके बेसिस पर कैपिटल्स का ट्रीटमेंट देखा। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि 12th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो जिसमें आप सभी ने ये देखा कि एक नए पार्टनर को कैसे एडमिट किया जाता है और उसकी अकाउंटिंग को जाना। देन उसके बाद आपने सभी ने रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर, जो अभी अभी करंटली आपने फाइनल किया है, फिनिश किया है। तो जिस स्टूडेंट्स की कोई भी अगर कोई क्वेरी बची हुई हो तो प्लीज वो उसको सोल्व करें और मेरे से पूछें, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है, डेजुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं तो बंद करते टाइम क्या क्या अकाउंट बनेंगे फर्म के, तो वो हमने देखना है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सभी डेजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। सबसे पहले डेजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टार्ट अर्लियर द डेजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स बट फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस एज बिफोर। तो यानी कि कहने का मतलब हम बात करते हैं कि हमें कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अगर द डेजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप टेक एनी फॉलोइंग रीज। तो यानी कि कहने का मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। तो पुरानी वाली पार्टनरशिप जो रिलेशन था, जो फर्म थी, वो ब्रेक होके नई बना दी जाती है। लेकिन अगर हमने बिल्कुल ही उसको क्लोज करना हो, बंद करना हो, तो उस केस में हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे। देखिए, देखिए बेटा, आपने अभी जो चैप्टर पढ़ा उसमें चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग अमंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का जो टॉपिक था वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इंसॉल्वेंसी के केस में अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका जो ट्रीटमेंट रहेगा, तो वो हम उसके कैपिटल रेशियो के बेस पे करते हैं, जो कि
गार्नर वर्सेस म्यूरी रोल जो जो मॉडल है उसके बेसिस पर किया जाएगा, जो कि बीकॉम और चार्टेड अकाउंटेंट जो सीए के जो स्टूडेंट हैं वो इनको जानते हैं अच्छे से। तो 12th क्लास के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं बात करूं तो हमने अगला टॉपिक जो हमारे पास है कि जो कंपेशंस ऑफ वेंचर या पार्टनरशिप फॉर्म फॉर दैट, यानी कि उसको वेंचर्स में किया जाता है या ज्वाइंट वेंचर जिसको हम बोलते हैं, या फिर अमलगामेट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप जो स्टार्ट की गई थी उसका जो पीरियड था वो फिनिश्ड हो चुका है, और पार्टनरशिप फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उस पीरियड को खत्म होने के बाद तो यानी कि उसके बेसिस पर जो भी ये जो भी चेंजमेंट है तो इनके इनमें हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस बेसिस पर हो सकती है, यानी कि उसको बंद करते टाइम कंप्लीटली क्लोज करते तो कैसे क्या होगा, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से वे हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ए प्लेस ऑफ एनी फॉलोइंग वेज, तो हमारे पास कुछ वेज हैं जिनकी वजह से हम इनको बंद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ बाई एग्रीमेंट। ए फर्म इज डिजोल्व, यानी कहने का मतलब फर्म एक एग्रीमेंट के वे में, यानी कि एक एग्रीमेंट होता है और उसके बेस पर बंद की जाती है। तो पहला केस होता है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी सभी पार्टनर्स की सहमति से फर्म को बंद किया जाता है। सेकंड है इन ऑर्डिनेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, उन पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है सभी पार्टनर से, और फर्म को डिसोल्यूट किया कर दिया जाता है। तो ये तो क्या हो गया कि भाई जो पार्टनर्स है उनके इच्छा के बेसिस पर उसको फर्म को बंद किया जाता है। सेकेंडली क्या है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंपलसरी मतलब वो बंद होनी ही है। तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, देखिए 3 रीजन दिए गए हैं कि व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर, यानी कि सभी या उनमें से कोई एक बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, कि उसके पास कुछ ना उसकी सब सारी संपत्ति सोल्ड हो चुकी है, फिर भी वो अपने डेब्ट को पे नहीं कर पाया, और कोर्ट ने उसको क्या बना दिया गया, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया। रेंडरिंग द इनकम्प्लेंट ऑफ साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है अब वो उसको कंप्लीट करने की सिचुएशंस में ना हो, तो उस केस में क्या होगा कि वो फर्म बंद कर दी जाएगी। व्हेन बिजनेस बिकम इलीगल, यानी कि कोई बिजनेस क्या हो गया, पहले चल रहा था वो इलीगल हो गया। जैसे मैं बात करूं कि बेटा कि कोई प्रोडक्ट हैं जो कि पहले चल रहे थे लेकिन गवर्नमेंट उनको बैन कर दिया किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, और वहां पर वो फर्म चल रही थी, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन गई, वो इलीगल बन गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट में क्या कर दे कि भाई मान लीजिए कि वाइन शॉप जो है उनको क्लोज कर दे। जैसे हम बात करें कि जो कुछ जैसे बिहार है, तो बिहार में क्या है कि वाइन को क्लोज किया गया, बंद कर दिया गया। तो उससे पहले जिन भी पार्टनर्स ने वो जिन भी पर्सन्स ने ये बिजनेस किया हुआ था वो पहले लीगल था, लेकिन अब क्या बन गए, इलीगल। तो उस बेसिस पर भी क्या करना होगा, पार्टनरशिप को बंद करना होगा। व्हेन सम इवेंट टेक प्लेस which the makes the unlawful for partners to carry on the business firm partnership, when a partner whose citizen of a country become the alien enemy because the declarations war or country and इंडिया। इसे फॉर एग्जांपल हम बात करें बेटा कि अगर कोई पार्टनर इंडिया में है और वो विदेशी पार्टनर है मान लीजिए, या उनका जो बिजनेस है वो कम्प्लीटली किसी ऐसे देश के साथ है जो कि इंडिया का दुश्मन कंट्री है। जैसे हम बात करें कि भाई वार की सिचुएशन चल स्टार्ट हो गई है और फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हो गई है, तो पाकिस्तान में अगर वो बिजनेस था तो वो क्या हो जाएगा, इन इंडिया से पाकिस्तान के बीच में जो कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, यानी कोई सामान भेज रहे थे या खरीद रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस केस में उस फर्म को क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जब तक रिलेशंस ठीक नहीं होते हैं तब तक वो क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द हैपनिंग ऑफ क्रिएशंस द contingency is subject to contract between the partners for ए फर्म इज डिजोल्व, यानी कि उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से क्या कर दिया जाए, फर्म को बंद कर दिया जाए। कि इफ कंस्ट्रक्टेड
फिक्स टर्म्स बाय द एक्सपायरी दैट टर्म्स, यानी कि कोई टर्म्स जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो क्या हो गई, एक्सपायरी हो गई, यानी कि उसका एंड पॉइंट आ गया है, तो उस केस में हम फर्म को बंद कर सकते हैं। इफ कंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स, यानी कि हम क्या करते हैं, अपनी फर्म को किसी दूसरी फर्म में क्या कोलोबरेट कर लेते हैं या वेंचर्स में, तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ने के कारण आप क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। बाय द डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो आगे नहीं चलाना हो तो उसको हम क्लोज करेंगे, और पार्टनर्स क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्म को बंद करते हैं। डिसोल्यूशन का क्या है कि नोटिस देना पड़ता है। देखिए डिसोल्यूशन बाय नोटिस, तो पार्टनरशिप फर्म एट विल मतलब जो कि उनका एग्रीमेंट होता है, जो उनका डीड होती है, द फर्म में बी डिसोल्व एनी वन पार्टनर्स गिव इन नोटिस राइटिंग द अदर पार्टनर साइनिंग टू सीकिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो यानी कि एक पार्टनर क्या करता है कि नोटिस देता है सभी को, और वो पब्लिक में उसको अनाउंस करता है कि हम अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं। ये तो थे यानी कि पार्टनर्स की सहमति या पार्टनर्स के द्वारा अपनी फर्म को बंद करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, की कोर्ट के बिहाफ पर फर्म को क्लोज करना, यानी कि जो फर्म है वो कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर क्या होगी, बंद होगी। यानी कि एट सूट द पार्टनर्स, जो कि फाइल करते हैं केस, द कोर्ट में बी ऑर्डर टू पार्टनरशिप रिजोल्व बाय एनी फॉलोइंग ग्राउंड्स, यानी कि किसी भी केस में क्या किया जा सकता है कि ये केस होंगे तो कोर्ट आदेश दे सकता है। व्हेन ए पार्टनर बिकम इंसेंट, यानी कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर कोई इंसेंट हो जाए। व्हेन द पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकेपेबल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो है पार्टनरशिप में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में इनकेपेबल हो जाए, मेंटली या फिजिकली, तो उस केस में भी कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट आदेश देगी उस फर्म को बंद करने के लिए। व्हेन पार्टनर्स इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट लाइकली द एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि कोई पर्सन ऐसा हो जो कि किसी बड़े केस में या कोई केस ऐसा हो कि जिसमें वो सॉरी गिल्टी पाया जाए और वो मिसकंडक्ट, यानी कहने का मतलब पब्लिक उसको बड़ा क्राइम मान, पब्लिक के वे में क्राइम हो और उसको पनिशमेंट मिलती है, तो उस केस में भी कोर्ट क्या कर सकती है, उस फर्म को बंद करवा सकती है। व्हेन ए पार्टनर्स प्रेजेंटली कमेंट द ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर कोई पार्टनर्स क्या करता है, एग्रीमेंट को तोड़ता है, ब्रीच करता है, यानी कि उसको फॉलो नहीं करता, तो केस करने पर क्या किया जा सकता है कि कोर्ट की मदद से फर्म को बंद करवाया जा सकता है। कि नेक्स्ट क्या है कि व्हेन पार्टनर्स ट्रांसफर द होल इंटरेस्ट फर्म टू ए थर्ड पार्टी, यानी कहने का मतलब कि कोई पार्टनर क्या है कि उस फर्म से किसी तीसरी पार्टी को क्या कर रहा है, बेनिफिट कर रहा है या उसका इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि यहाँ पर मान लीजिए मिस्टर एक्स और वाई दो पार्टनर अपने बिजनेस को कर रहे थे, तो जो कि मिस्टर वाई है उसकी कोई और फर्म है या उसके रिलेशन में उसकी वाइफ की या किसी और की क्या है और फर्म है, तो उस फर्म के बिहाफ पर अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, इस जो उनकी एक्स और वाई की फर्म थी उससे कोई प्रोडक्ट वहां पर काम या इसके कोई सर्विसेज वहां पर कर रहा है और उस फर्म को फायदा देने के लिए यहाँ से मदद दी जा रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है, तो उस केस में भी क्या किया जा सकता है कि मिस्टर एक्स कोर्ट की मदद से फर्म को बंद करवा सकता है। नेक्स्ट है कि व्हेन द बिजनेस कैन नॉट टू कैरी द एक्सपेक्ट एट ए लॉस, तो यानी कि बिजनेस को लगता है या कोर्ट को लगता है कि भाई अब ये बिजनेस आगे प्रॉफिट में नहीं आ सकता, ये केवल लॉस ही लेगा, तो उस केस में बंद किया जा सकता है। व्हेन ऑफ एनी ग्राउंड द कोर्ट जनरेटेड अ डिसोल्यूशन एट द एलिजिबल इक्विटेबल, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लगता है कि ऑन एनी ग्राउंड, यानी कि एक्चुअली पोजीशंस क्या है कि भाई बंद करने की बहुत सारी जो रीजंस है वो आते हैं और फर्म नहीं कर रही है सभी के लिए, यानी कि इक्विटेबल यानी कि जो इक्वलिटी का जो वे है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी कोर्ट की मदद से फर्म को बंद किया जा सकता है। तो बेटा ये था एक मतलब, कहने का क्या था कि ये एक थ्योरेटिकल पार्ट था, हमें समझना था कि एक फर्म को बंद कैसे किया जा सकता, कौन कौन से वे होते हैं। तो ये 5 वे आपने देखे जो कि
किस तरह हम अपने बिजनेसेस को यानी कि पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर सकते हैं। रीजन ये है, हमें इन पर इतना फोकस नहीं रखना, ये केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट था। इसमें से 12th क्लास की बात करें तो कोई शॉर्ट क्वेश्चंस एक मिल जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि इसमें से क्वेश्चन आया हो, फिर भी आ सकता है, तो आप लोगों ने इसको एक बार रिवाइज जरूर करना है, देखना है। अब हम बात करेंगे कि हमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इनमें फर्क क्या होता है। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी, और बीकॉम में ये 2 मार्क्स में बेसिकली आता ही है। या रीजन पूछ लिए जाए तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थ्योरेटिकल पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और एज ए अपने इन पॉइंट्स को नोट्स के रूप में चेक करें। देखिए बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है। कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि फर्म जो बिजनेस है वो टर्मिनेट नहीं होता, यानी कहने का मतलब जब पार्टनर एडमिट होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है, और उसके बाद भी फर्म को आगे चलाया जाता है, यानी बिजनेस को आगे रन किया जाता है, तो उस केस में केवल पार्टनरशिप बंद होती है, यानी कि भंग होती है और ब्रेक होती है, और नई पार्टनरशिप डीड जो है वो बन जाती है। लेकिन फर्म का मतलब कि फर्म को क्या किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंस समझ, ध्यान से समझना बेटा, कि फर्म का डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस को बंद करना, और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन जरूरी नहीं कि बंद हो, उसमें चेंजमेंट करके उसको आगे चलाया जा सकता है। ध्यान से समझना, अभी तक हमने जो काम किया है वो ये है, ये वाला पोर्शन है। अभी तक जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ थी, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई थी, तो उसमें हमने क्या किया था, असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया था और न्यू बैलेंस शीट ड्रॉ की थी। ठीक है न, इसमें क्या है कि असेट्स को सोल्ड किया जाएगा, यानी कि बेच दिया जाएगा, और जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज को पे किया जाएगा, जो कि हमने अभी देखना है बेटा, समझना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोर्ट डज नॉट intervenes the because the partnership dissolved by the mutual agreement। कहने का मतलब इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि बीच में नहीं आता है, क्योंकि ये किसके, पार्टनर्स के बेसिस पर होता है, पार्टनर्स के इंटरफेरेंस से होता है। ये कोर्ट इसमें कोई यानी कि अपना इंटरफेरेंस नहीं दिखाता। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कोर्ट दिखा सकता है, जो कि अभी अभी हमने देखा कि डिसॉल्व कर सकता है फर्म को कोर्ट, यानी कि अगर कोई लीगल एक्टिविटीज या फिर कोई पार्टनर्स केस करता है तो कोर्ट की मदद से, अगर वो रीजंस होते हैं राइट, तो कोर्ट की मदद से फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी बिजनेस को बंद करवाया जा सकता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप हम देखते हैं, तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप किसमें होते हैं कि पार्टनर्स जो कंटिन्यू चलाते हैं उस फर्म को, उसके बीच में, उनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशन होता है। इसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन पार्टनर्स कम टू एंड, यानी कि वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे होता है, खत्म हो जाते हैं उस पार्टनरशिप फर्म से। डिस्क्लोज या क्लोजर्स ऑफ बुक्स, इसमें नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द बिजनेस नॉट टर्मिनेट, और यहाँ पर क्या हो जाती है, हमने बुक्स को क्लोज करना होता है क्योंकि बिजनेस ही टर्मिनेट हो जाता है। इट मे बी मे और नॉट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें फर्म को बंद किया भी जा सकता है, नहीं भी, यानी कि चेंजमेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि बंद करें, उसको कंटिन्यू चलाया जा सकता है, अगर नहीं चलाए तो बंद कर देंगे। इसमें नेसेसरी रहेगा कि फर्म को बंद किया जाएगा, यानी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। समझ में आया, यानी कि फर्म के केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी ही होगी, लेकिन पार्टनरशिप के केस में फर्म डिसॉल्व में भी ना हो, चांसेस होते हैं नहीं होने के। तो बेटा सभी को डिफरेंस समझ में आया, आई थिंक सभी को समझ आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करिए इस पोर्शन को और दोबारा से सुनिए, सबको क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो, कोई पॉइंट नहीं होता है तो वो आप कमेंट में या मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। देखिए बेटा, अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरह हम इसको, इनके जो अकाउंट्स है उनको सेटल करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे हम अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो उसको समझना है कि हमने करना क्या होगा। सबसे पहले ये किस बेसिस पर किया जाता है कि एक रूल जो कि पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा 1932 है, उसमें सेक्शन 48 के बेस पर इसको अप्लाई करके बंद कर दिया जाता है, यानी कि डिसॉल्व कर दिया जाता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास कुछ, मैंने आपको ये समझाने के लिए कुछ पोर्शंस बनाए हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, एसेट्स को कैसे हम ट्रीट करेंगे।
सबसे पहले अगर कोई लॉस हुआ है, डेफिशिएंसी हुई, तो उसको पार्टनर्स की कैपिटल से क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। या पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले प्रॉफिट से लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट कैपिटल से लिया जाएगा, नेसेसरी अगर जरूरत पड़ती है तो पार्टनर्स के इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका यानी कि पर्सनली भी लिया जा सकता है। समझ में आ गई बात। पहले तो प्रॉफिट्स का हिस्सा उठाया जाएगा अगर कोई लॉस होते हैं, मतलब बंद करते टाइम, और वो अगर पूरे हो गए, नहीं बचा, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम नेक्स्ट, हम कैपिटल अकाउंट्स को जो पार्टनर के कैपिटल होते हैं वहां से उठाते हैं। फिर भी अगर नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं हम, उनके जो इंडिविजुअली उनके पर्सनली भी लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा एज ए 12th क्लास के बेसिस पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जिसमें उन्होंने पर्सनली लाना पड़े। फिर भी अगर किसी पार्टनर्स का होता है तो वो क्या होगा कि वो पैसा लेके आएगा पर्सनली और फर्म को देगा। देखिए बेटा ध्यान से। अब नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, असेट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, हम मार्केट में उनको सोल्व करेंगे, और उनसे जो पैसा आएगा उनसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला ही काम करेंगे, पेइंग द डेब्ट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी, यानी कि बाहर के लोग जितने भी हैं उनका जो डेब्ट था, यानी कि उन्होंने जो पैसे हमें दिए हुए थे उनकी पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंडली हम क्या करेंगे कि पेइंग ईच पार्टनर्स, जो कि उनका ड्यू था यानी कि लोन था, पार्टनर्स का अगर कोई लोन था तो उनको पे करेंगे। पार्टनर्स का लोन पे करने के बाद हम उनकी कैपिटल की पेमेंट करेंगे, और फिर भी कोई बचता है तो उनके उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, जो कि कैपिटल अकाउंट से ही हम उसको ट्रीट करेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। तो बेटा मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेट्स को सोल्व करेंगे। असेट्स को सोल्व करने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे पहला केस क्या रहेगा, पहला ही केस रहेगा कि हम जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब जो भी बिजनेस से बाहर है, चाहे वो कोई भी हो, पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के अलावा जो भी पर्सन जो बाहर मांगता है पैसा, उन सबको हम पहले पेमेंट करेंगे। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने क्या दिया हुआ है, फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उसकी पेमेंट की जाएगी। और थर्डली जो बच जाएगा वो उन पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, उनकी कैपिटल की पेमेंट, और जो बच गया वो उनके रेशियो में बांटकर उनकी फुल पेमेंट कर दी जाएगी। तो आई होप सेटलमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब इस सारे प्रोसीजर्स को हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो इसमें बेटा क्या बनेगा, अभी तक हम बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन मतलब असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करके देख रहे थे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन बनाएंगे। रियलाइजेशन का मतलब हम उस फर्म को बंद कर रहे हैं, तो जितने भी असेट्स है हमारे पास उनको क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे और लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, यानी कि असेट्स और लायबिलिटीज को हम क्लोज करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए बेटा, सबसे पहले ही क्या है कि जितनी भी एसेट्स है, तो फॉर द ट्रांसफर एसेट्स, तो एसेट्स को क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट्स में, टू असेट्स अकाउंट इंडिविजुअली हम उसको डाल देंगे। फिर जितनी भी लायबिलिटीज है उनको रख लेंगे रियलाइजेशन में। फिर क्या करेंगे, जो भी सोल्ड होंगी रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया रियलाइजेशन अकाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड जितनी भी बुक वैल्यू पर एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स को आप यहाँ पर बुक वैल्यू पर डाल दोगे। फिर लायबिलिटीज को इधर की साइड डाल दोगे, जो भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है तो बाई लायबिलिटीज करके यहाँ पर अमाउंट डाल दोगे। देन उसके बाद जो भी असेट्स थी उन असेट्स को बेचोगे और उनसे जो पैसा मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर डाल दोगे बाई बैंक, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक जो है उससे जितनी भी एसेट्स थी वो सारी क्या देंगी, हमें पैसा देंगे, क्योंकि हम उनको बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो वो पैसा हमें मिल रहा है। उसके बाद उस पैसे से हम क्या करेंगे, जो कि अगर कोई पार्टनर अगर कोई लेता है, मान लीजिए किसी पार्टनर ने कह दिया कि भाई ये तो मेरे काम की, मैं ले लेता हूँ, तो उसके कैपिटल अकाउंट से उसको डेबिट कर दिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद हम जो पैसा आएगा उससे क्या करेंगे, हम लायबिलिटीज की पेमेंट, रियलाइजेशन टू बैंक, और फॉर लायबिलिटीज विच ए पार्टनर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज, यानी कि जो भी पैसा हमारे पास बच गया अब उन कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो आई होप जर्नल एंट्री आपको समझ में आई होंगी। अब हमारे पास बेटा दो इम्पोर्टेंट जो कि जर्नल एंट्रीज रहेंगी, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझनी है, जो
12th क्लास की अगर हम बात करें तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड है वही जो जर्नल एंट्रीज हैं उसके लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का और जो कि हमारे पास रिजर्व होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो गया, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दी और जिनसे हमें लेना था उनसे हमें क्या मिल गया, पैसा मिल गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो 8th पॉइंट है उसको देखते हैं, उसको हम देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक सभी बच्चे बहुत आराम से क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है इसमें कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, मार खाते हैं। तो देखिए ध्यान से समझते बेटा, पॉइंट दिया हुआ है कि व्हेन सम एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड बाय फर्म प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्या कहा है बेटा कि कहने का मतलब कि ये फर्म है और फर्म में असेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है, उनको बेचते टाइम क्या है कि उनको बेचा तो क्या हुई, एक्सपेंसेस हुई। हम इस एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं जब हम असेट्स को बेचकर और जो भी लायबिलिटीज थी उनकी पेमेंट करेंगे। तो वो जो पैसा होगा जो हम ये काम करेंगे तो उसके लिए जो खर्चा होता है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गई, सिंपल कहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गई और फर्म क्या कर रही है, उसको पेड कर रही है। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि जो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा उसी में टू बैंक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे रियलाइजेशन यानी कि एक्सपेंसेस पेड। तो जो भी अमाउंट बनेगा वो हम यहाँ पर पे कर देंगे। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ। अब अगला केस देखिए, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर इन बिहाफ ऑफ फर्म। अब बेटा ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि फर्म में जो पैसा देता है वो कौन देता है, हमारा कैशियर पे करता है। तो फर्म में किसी मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया गया कि भाई ठीक है, ये पार्टनर नहीं कोई थर्ड पर्सन है, उसको कहा गया कि भाई हमारी जो जितनी भी संपत्ति हैं एसेट्स हैं उनको क्या करें, हम उनको हमने बेचना है और जो बेचने से जो पैसा आएगा उनसे ये काम करना है, ये सारा काम आप करवा दो हमारा, हम उसके बदले में ये पैसा दे देंगे। किसने कहा, ये फर्म ने कहा। जिस दिन ये काम हो गया और फर्म जिस दिन डिजोल्व हो गई, सब कुछ सेटलमेंट हो गया, उस दिन ये मिस्टर एक्स आता है फर्म में और कहता है कि भाई मेरा जो पैसा हुआ था, जो खर्चा हुआ था वो दो मेरे को, जो सेटलमेंट जो भी एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में। उस दिन हम बात कर दें कि उस दिन जो कैशियर था वो नहीं था, कौन था, कोई पार्टनर था। तो पार्टनर से उसने मांगा तो पार्टनर ने अपनी पॉकेट से उसको क्या दे दिया, पैसा दे दिया, किसके ब्याह पर, फर्म के ब्याह पर। तो बेटा यही बात हुई है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के ब्याह पर क्या कर दिया गया, पैसे यानी कि जो कि पैसा था वो दे दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको एक अच्छे से आपके ऊपर जो एग्जांपल बताऊं तो वो एग्जांपल क्या होगा बेटा, कि मान लीजिए कि आप घर पर हो और आपको पॉकेट मनी मिलती है, वो आपके पास है, और क्या हुआ कि आपकी जो मम्मी है वो घर से चली जाती है, यानी कहने का मतलब कहीं बाहर गई हैं, कोई काम करने के लिए गई हैं या फिर किसी पड़ोस में किसी से मिलने गई हैं। तो उस केस में घर पर कोई सब्जी वाला या गैस वाला या दूध वाला आता है और वो पेमेंट के लिए बोलता है, तो उस केस में आपके पास पैसा यानी कि घर पे कोई वो है नहीं लेकिन उसको पे करना जरूरी है, या आप जो सामान लिया है उसको पे करना, तो आप क्या करते हो, अपनी पॉकेट मनी से वो पैसा दे देते हो। यानी कहने का मतलब घर के ब्याह पर आपने वो पे किया। तो आप क्या करोगे इससे, जो कि आप क्या करोगे, उस पैसे को बाद में घर वालों से ले होगे, मम्मी से ले होगे। तो ऐसे ही क्या होगा कि रियलाइजेशन जो अकाउंट बन रहा है उसमें हम कैश की जगह, बैंक की जगह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में तो पार्टनर कैपिटल, जो भी पार्टनर दिया जाए, यानी टू का मतलब पार्टनर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट चला जाएगा। तो आपको समझ में आया, यानी कि उसने जो पैसा दिया है वो पैसा अब उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, जब वो कैपिटल की पेमेंट होगी तो उसमें वो ऐड होके लेगा, यानी कि वो उस पैसे को और लेगा फर्म से, क्योंकि उसने दिया है। कहने का मतलब अगर फर्म डायरेक्टली पे कर देती तो पहला वाला केस होता, और फर्म के बिहाफ पर किसी पार्टनर ने दिया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बेटा क्लियर हो गया सभी को अच्छे से पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या कहा गया है कि when a partners agree to undertake the dissolution work,
फॉर द एग्रीड द रेम्युनरेशंस बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या कहा है बेटा कि पार्टनर ने क्या कहा कि भाई ये सारा का सारा डिजोलेशन का जो काम है वो सारा मैं खुद करने के लिए तैयार हूं, और उसके लिए आप मुझे एक रेमुनेशन दे दीजिए। रेमुनेशन का मतलब इसके बदले में ये इतना पैसा दे दीजिए, और मैं बियर करूंगा। बियर का मतलब सारी एक्सपेंसेस खुद पे करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर थे ए बी सी। मिस्टर सी ने कहा कि भाई डेजोलेशन का काम मैं कर दूंगा, उसके लिए आप मुझे 20,000 रुपए दीजिए, जो भी खर्चा होगा वो मेरा होगा। तो उस केस में सारा का सारा काम कौन करेगा? बी करेगा। उसको क्या दिया जाएगा? केवल केवल रेमुनेशन दे दिया जाएगा। अगर कैश दिया जा रहा तो ठीक है, नहीं तो क्या आ जाएगा? उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उतने अमाउंट से। उसके अलावा कोई भी केस हो, यानी कि कितना भी पैसा लगे, चाहे वो 2,000 रुपए एक्सपेंसेस लगे या 1,00,000 रुपए लगे, फर्म उसको देने के लिए पेबल नहीं है। देखिए क्या क्या केस होगा कि इफ द पेमेंट ऑफ रेमुनेशन एक्सपेंसेस मेड बाय फर्म, अगर फर्म दे देती है, ध्यान से समझना बेटा, अगर फर्म उस पैसे को देती है, जैसे कि मैं बात करूं, देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं इस केस में कि ये फर्म है, और इस फर्म में एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ये मिस्टर सी है, और इसने क्या किया? इसने कहा कि भाई मुझे क्या दे दीजिए, 20,000 रुपए दे दीजिए, मैं ये सारा काम कंप्लीट करवा दूंगा। इसने क्या किया? इसने किसी एक्स पर्सन को अपॉइंट किया और वो उनसे काम करवाए जा रहे हैं। इसने काम कर दिया। काम करने के बाद जिस दिन ये पेमेंट लेने आया उस दिन ये मिस्टर वाई था ही नहीं। ये जो था, ये मिस्टर सी जो था वो वहां पर था ही नहीं। तो इसने इसे बात करवाई, फोन पे बात करवाई इसके कैशियर से, सी ने, एक्स ने, कि भाई उन्होंने मेरे को कहा था कि इतनी पेमेंट लेनी है। तो इसके ब्याह पर फर्म ने पे कर दी, कैशियर ने पैसा दे दिया। तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि पैसा किसने देना था? सी ने देना था, और दिया किसने? फर्म ने देना है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए 5,000 रुपए फर्म ने दे दिए, तो क्या होगी कि उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को 5,000 से डेबिट किया जाएगा, क्योंकि पे करना था उसने, क्योंकि अब फर्म क्या करेगी? उससे लेगी, और इस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा? टू कैश पेड कर दिया जाएगा, यानी कि इस बंदे को पैसा दे दिया जाएगा, और लिया कहां से जाएगा? उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाएगा। तो आई थिंक सभी को समझ आया होगा बेटा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक बार इसको रिमाइंड करिए, देखिए। फिर भी अगर नहीं होता तो मेरे को कॉल करिए, मैं आपको फोन पे समझाऊंगा, या फिर इसके लिए अलग से आपको सोल्व करके बताऊंगा। क्लियर हुआ बेटा? देखिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ द पार्टनर इफ हिमसेल्फ पे द एक्सपेंसेस, अगर वो खुद ही पे करता है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से, क्योंकि हमने तो 20,000 देने, जो भी खर्चा है वो करिए, तो उस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। और अगर रेमुनेशन सच ए पार्टनर एग्री टू रेमुनेशन, पार्टनर जो होगा तो उसको हम रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे, जितना भी बढ़ेगा हम उसको पे कर देंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ बेटा? सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल मिलती है हमें, तो उसको भी हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि बाय जो होगा वो बाय कैश हो जाएगा, यानी बैंक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जितनी एसेट्स थी वो बेची, जो रिकॉर्डेड थी हमारी बैलेंस शीट में थी, उनको बेचने पर अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी मिलती हैं और उसको भी पे करते हैं, तो वो पैसा भी हमारा क्या हुआ? हमें मिलेगा। और अगर ऐसे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है जो रिकॉर्ड नहीं थी, तो हमने उसको पे करना होगा रियलाइजेशन टू बैंक। अभी मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, उन्हीं की जर्नल एंट्रीज की बात हो रही है, तो वहां पर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगा कंप्लीटली। फिर नेक्स्ट क्या है कि फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशंस, तो यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा किसका? रियलाइजेशंस का, उसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा, इंडिविजुअली उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। अगर लॉस होता है तो लॉस को उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डालेंगे, वही उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा 10th और 11? उसके बाद हम बात करते हैं 12, फॉर द ट्रांसफर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फर्म रिजर्व फंड और जर्नल रिजर्व, तो जो भी होगा बेटा ये सारा का सारा पैसा क्या जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जैसा हम पहले करते थे। जितने भी रिजर्व फंड्स हैं वो सारे के सारे
उनके कैपिटल अकाउंट में अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, यानी फिक्टिडियस एसेट्स की हम बात करते हैं, जिसमें आपके पास गुडविल हो सकती है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है डेबिट का, यानी कि असेट साइड। तो उस उनको सबको क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर सारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहेगा, यहाँ पर गेनिंग सैक्रिफाइस का कोई फंडा नहीं होता है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ लोन्स ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर के लोन है तो उसको हम क्या करेंगे, पे करेंगे उसका पार्टनर का लोन अकाउंट टू बैंक, यानी कि मैंने बताया कि पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट और सेकेंडली पार्टनर्स ने लोन दिया हुआ है तो उनको। फिर सेटलमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के अकाउंट्स होंगे, तो जो कि अगर कोई कैपिटल अकाउंट यानी कि उसका डेबिट बैलेंस है तो उससे पैसा मंगवाया जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो उसको पे कर दिया जाएगा। सबको क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ ये 15 जो एंट्रीज हैं यही हमने इस चैप्टर में करनी है। आई थिंक सभी को ये एंट्री समझ में आई होंगी। इसी के बेसिस पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली करेंगे। देखिए बेटा, मैं पहले इस क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनवा देता हूँ। ठीक है, हमने करना क्या क्या होगा, हमने सबसे पहले बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए बेटा, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। ये क्या होगा, ये टी फॉर्म में ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। समझ लेना बेटा, राइटिंग ऐसी होगी क्योंकि ये वीडियो लैपटॉप पे बन रही है और ये हाथ से बनाई जा रही है, क्योंकि मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर ही लिख रहा हूँ उंगली से। तो राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आएगी क्योंकि लैपटॉप पर ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये आपके पास डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब आपने करना क्या होगा, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या दिखाई दे रही है, आपको बैलेंस शीट नजर आ रही है बेटा। तो इस बैलेंस शीट में ये आपके पास सारे क्या है, असेट्स है, और ये क्या है, लायबिलिटीज और कैपिटल है। तो कैपिटल अकाउंट को छोड़कर जो लायबिलिटीज है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, कैश है। तो कैश को छोड़कर, जितना भी कैश है उसको छोड़कर सारी की सारी एसेट्स को हम यहाँ पर डाल देंगे। मैं यहाँ पर हेडिंग बना रहा हूँ टू सन्ड्री एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स हैं वो सारी आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा। तो जितनी भी एसेट्स हैं इसमें आपके पास फिक्स एसेट्स में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, या और भी कुछ जो भी है, तो वो जिनका टोटल जो अमाउंट होगा वो सारा का सारा हम यहाँ पर डाल देंगे। कौन सा बेटा, जो आपकी बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट में असेट साइड दिया हुआ ये सब जो जो अमाउंट है वो एज इट इज अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे। ऐसे ही इधर की साइड क्या डालेंगे, बाय लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या रहेंगी, जैसे कि हम कैपिटल को छोड़ते हैं और रिजर्व्स को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर कैपिटल छोड़ने के बाद क्रेडिटर्स बचते हैं, तो यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स, बाय बीपी, या कोई लोन अकाउंट है, या कोई और लायबिलिटीज दी गई है, जिसमें लोन अकाउंट की बात पार्टनर्स को छोड़कर और सभी। तो पार्टनर्स की स्पाउस जो हो सकती हैं, यानी कि उनकी वाइफ हो सकती है, अगर वाइफ बिजनेस करे तो हस्बैंड हो सकता है, उनको भी थर्ड पार्टी माना जाएगा और उनको भी यहाँ पर डाला जाएगा, यानी कि जो कि लोन अकाउंट आएगा किसका, आउटसाइडर का। वो भी सब आउटसाइडर होते हैं, तो उनके अमाउंट को टोटल करके यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो फर्स्ट फेस आई थिंक सभी को समझ आया होगा बेटा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इधर की साइड सारी एसेट तो इधर की साइड सारी लायबिलिटीज, क्रेडिट साइड। अब क्या करेंगे कि जितनी भी एसेट्स है नीचे हमारे पास क्या दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, तो उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, बाई कैश, जो हम बेचेंगे। तो जो भी बेचा, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक, जो भी बेचा, जो पैसा मिला उस पैसे को हम यहाँ पर डालेंगे। तो जो पैसा मिला यहाँ डाल लेंगे। अब बेटा ध्यान से समझना, मेरा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जितनी भी एसेट्स दी गई हैं उनमें से अगर किसी एसेट्स के बारे में कुछ ना कहा जाए, कोई इंफॉर्मेशन नीचे ना दी जाए, जैसे ये दी गई है, इनमें कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो इसका मतलब उस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो हो गई है, हमें उसे कुछ नहीं मिला। समझ में आया बेटा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी एसेट्स के बारे में, सेल करने के बारे में, कितने में सेल हुई है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, साइलेंट है, तो उसका मतलब हुआ कि उस एसेट से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो मिला ही नहीं, जीरो है, तो वो हमारे यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर तो रहेगी, यहाँ पर नहीं आएगी। इसके अलावा
अगर किसी लाइबिलिटीज के बारे में बोला गया कि इतना पे करना है तो उतना पे कर देंगे। अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो बेटा हम वहां पर फुल पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट करेंगे, जितनी उसकी थी इन लाइबिलिटीज की पूरी पेमेंट कर देंगे। बेटा समझ में आया? अगर किसी पार्टनर ने, ध्यान से समझना, अगर किसी पार्टनर ने किसी एसेट्स को खुद ले लिया तो उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा, मान लीजिए ए है तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, जितनी की एसेट्स थी, यहाँ पे मैंने स्टॉक लिया तो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 20,000, तो 20,000 में ले लिया तो 20,000 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? सभी को समझ में आया? किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटीज ले ली तो इधर आ जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स का लोन था, तो ये कहा गया कि मिस्टर एक्स टेक द मिसिज एक्स लोन, तो एक्स का लोन पे करेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट यानी कि डेबिट साइड टू डाल देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट था वो अमाउंट, अगर कम कहा गया तो कम, कुछ नहीं कहा गया तो फुल अमाउंट। क्लियर हुआ बेटा? सभी को अच्छे समझ में आया? फिर फाइनली होने के बाद जो भी लाइबिलिटीज थी वो पे कर दी, यहाँ पर टोटलिंग आएगा, टोटल होने के बाद जो भी टोटल आता है, अगर लॉस होता है तो इधर की साइड आ जाएगा, प्रॉफिट होता है तो इधर की साइड आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? अब जो प्रॉफिट और लॉस है वो किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, देखिए सबको समझ में आएगा बेटा? इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने अभी यहाँ पर अब क्वेश्चन भी करना है, तो क्वेश्चंस करना है तो इसके जस्ट बाद आप बनाओगे, अगर पार्टनर का लोन दिया है तो पार्टनर का लोन अकाउंट, तो मान लीजिए ए है तो एज लोन अकाउंट बना दोगे, लोन अकाउंट। सेम वही लाइबिलिटीज बैलेंस है तो यहाँ डाल दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो भी अमाउंट था वो अमाउंट यहाँ पर क्या करोगे, टू बैंक, यानी कि उसको पे कर दोगे इस पूरे अमाउंट को, और यहाँ पर टोटल करके उसके लोन अकाउंट को क्लोज कर दोगे। अगर इंटरेस्ट देना है बोला हुआ तो इंटरेस्ट भी देकर उसको पे कर दिया जाएगा, क्योंकि बेटा मैंने पहले बताया कि पहला काम क्या करना है, आउटसाइड लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में आपने पे कर दी है, उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट, और फिर बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जो भी अकाउंट जो अमाउंट बनेगा वो पे कर दिया जाएगा। फिर टैली के लिए हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो ये काम हमने करना है। तो इस काम को करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करते हैं। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है इसको हम टू पार्ट्स में करेंगे। अभी हम दो ही क्वेश्चन करेंगे, दो के बेस पर आप जो अपनी क्वेश्चंस जो हैं आपके वो लगभग 10 क्वेश्चन तक, जो 12th क्लास के स्टूडेंट है वो 10 क्वेश्चन तक इजीली कर सकते हैं, और जिनको नहीं होगा वो मेरे पास भेज सकते हैं। कल या परसों में आपको इसकी फुल वीडियो मिल जाएगी, यानी कि दो ही वीडियो में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। लगभग 3 से 4 दिन में आपने ये चैप्टर पूरा करके दिखाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए सुपरिया और मोनिका दो पार्टनर हैं, हु शेयर द प्रॉफिट 3:2, जो कि 3-2 में बांटते हैं। बैलेंस शीट उनकी गिवन है, जो कि मैं अभी अभी बता चुका हूँ। कैश दिया गया है कि 40,500, स्टॉक 7500 रुपए, और जो डेटर्स दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं आपको, 21,000 रुपए दिए गए हैं, जिसमें 21,500 थे, 500 रुपए का क्या बना गया, प्रोविजन बनाया गया है। अब फिक्स एसेट्स दी गई है 36,500, ऐसे ही लाइबिलिटीज इधर की साइड दी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये आपकी क्या है, बैलेंस शीट दी गई है। इसमें नीचे जो एडजस्टमेंट है वो क्या कहा गया है कि द फर्म रिजोल्व द 31st March 2017 क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई क्या है, पहली बेटा कि डेटर्स रिलाइज ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि 5% पर डेटर्स को रिलाइज किया गया। कहने का मतलब जो डेटर्स थे आपके पास जो 21,000 के थे उसको 5% पर क्या करेंगे, कम पे, यानी कि मिलेगा हमें। तो जो भी अमाउंट मिलेगा 21,000 का 5% डिडक्ट करने के बाद हमें मिलेगा। स्टॉक रिलाइज 7,000 रुपए का, तो 7500 का स्टॉक कितने में मिल रहा है, 7,000 में। फिक्स एसेट्स कितने की हुई है, 42,000 की। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500 की। क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट किया गया और कहा गया कि बनाइए कि लेजर अकाउंट्स बनाइए। तो देखिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने लेजर अकाउंट, जो कि ये हमारे पास जो चैप्टर जो ये था पॉइंट, इसको हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। और रियलाइजेशन के बेस पर सबसे पहले मैं बना रहा हूँ इसमें क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपके पास डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले बेटा मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप क्या डालोगे, डेबिट साइड जितनी भी असेट्स हैं, तो असेट्स को देखिए, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिए हुए हैं, और ये आपकी फिक्स असेट्स दी हुई है। तो स्टॉक कितना दिया गया है,
टू सन्ड्री असेट्स। यहां पर मैं डाल रहा हूं स्टॉक, डेटर्स और फिक्स एसेट्स। ये आपके पास दी हुई है एसेट। कितनी कितनी कीमत है? 7500 रुपए स्टॉक की है, 21,000 रुपए डेटर्स की है और 36,500। तो 7500 रुपए दिया गया है बेटा आपके पास स्टॉक, 21,000 रुपए डेटर्स और 36,500 फिक्स एसेट्स। अब बेटा यहाँ पर डेटर्स का क्या दिया गया? प्रोविजंस। तो मैंने बताया प्रोविजंस लायबिलिटीज होती है, तो इधर डाल दोगे बाई प्रोविजंस फॉर डेट, यानी कि डेब्ट्स। कितने रुपए का था? 500 रुपए का। ये पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट्स। बेसिकली इसको छोड़ देते हैं जिससे कि उनका आंसर नहीं मिल पाता, यानी क्वेश्चन सही नहीं हो पाता। तो सभी ध्यान दीजिए, जो भी अगर प्रोविजन डेटर्स का प्रोविजन बना हुआ तो वो क्रेडिट साइड डाल दोगे, क्योंकि ये पे नहीं हो, ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। तो जो पैसा मिलेगा वो एडजस्ट हो जाएगा, इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, डायरेक्टली यहीं की यहीं हमने इसको रखना है। क्लियर हुआ बेटा? सभी को समझ आया? अब इसका जो टोटल है वो टोटल हम यहाँ पर डाल देंगे। इसका जो टोटल है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो कितना टोटल बनेगा? 36 और 21, जो कि हो गया आपके पास 57, और 7 जो होगा ये आपका टोटल बन जाएगा 64। तो 64 यानी कि 65,000 रुपीज आपका टोटल बन रहा है। अब देखते हैं कि क्रेडिटर्स कितने के हैं, जो कि 48,000 रुपए के हैं। तो 48,000 रुपए क्रेडिटर्स में आप डाल दोगे बाई क्रेडिटर्स 48,000। तो देखिए बेटा कितना है क्रेडिटर्स? 48,000। 48,000 रुपीज क्या है? क्रेडिटर्स है, जो कि 65,000 रुपए आपके पास क्या थी? एसेट थी। अब ध्यान से देखिए, ये आपने डाल दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइबिलिटीज जो है और एसेट्स के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दिया गया है कि डेटर्स, जो डेटर से पेमेंट मिली है 5% कम पे। तो जितने भी डेटर्स थे कितने के थे आपके पास? जो कि आपके 21,000 के थे। तो 21,000 में हम यहाँ पर डालेंगे बाई कैश। तो डेटर्स का अमाउंट निकालिए, कितना बनेगा? निकालिए सभी, साथ साथ करते हैं क्वेश्चंस को, जो कि मैं निकाल रहा हूं कैलकुलेटर पर, आप भी निकालिए। देखिए बेटा ये बना, जो कि आप 5% पर निकालोगे तो ये आपके पास बन जाएगा, जो 21,500 का था। तो 21,500 का जो अमाउंट बनेगा वो डिडक्ट करने के बाद आपका आया 20,425 रुपए। यानी डेटर से कितना मिला आपको? 20,425। तो 21,500 में से आपको कितना मिल रहा है? 20,425 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्टॉक है, स्टॉक साफ साफ बोला हुआ है, स्टॉक कितने का मिला हमें? 7,000 रुपए का। और जो फिक्स एसेट्स है वो कितने की मिली है? 42,000 रुपए की। तो इनका टोटल कितना हो गया भाई? इनका टोटल हो गया बेटा, टोटल हो गया इनका 69,425, यानी कि 69,425 रुपए हमने यहाँ से मिले हैं। और आगे क्या कहा गया है कि क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट, तो यहाँ पर टू क्रेडिटर्स यानी कि बैंक कर देंगे। टू क्रेडिटर्स कितने के? 48,000 रुपए यहाँ पर पे कर देंगे। और टू बैंक किसके? रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बोले गई कितने के? 1,500 रुपए की, वो हम पे कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपने काम किया। अब देखते हैं इनका टोटलिंग करते हैं। तो इधर की साइड का टोटल जो आएगा वो आएगा 1,17,925 रुपए। इधर भी आप यही डालो क्योंकि ज्यादा है, 1,17,925। जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? 2,925 रुपए का।
ये क्या है, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किस में बटेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेगा, जो कि सुपरिया और जो कि मोनिका, जिनका कितना रेशो था, 3:2 था, जो कि साफ साफ दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में 3:2, तो इसको हम बांटेंगे 2925 को, तो ये आ जाएगा बेटा, जो कि हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका सुपरिया का जो आएगा वो आएगा 1755 रुपए, और मोनिका का आएगा 1170 रुपए। तो ये अमाउंट इनका बनेगा बेटा। बताइए रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आया नहीं आया। रिपीट करता हूँ, सबसे पहले जो भी बुक वैल्यू की एसेट दी गई है उन एसेट्स को आप यहाँ पर डालोगे, लायबिलिटीज दो गई हैं उनको डालोगे, फिर जो भी एसेट्स कही गई है कि इतने में सोल्ड हो गई हैं तो उनको आप क्या करोगे, उनको आप यहाँ पर कैश दिखाओगे, और जो भी लायबिलिटीज है उसको यहाँ पर पे करोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आपके एक्सपेंसेस है तो उसको यहाँ पर पे करोगे। तो जो भी एक्सेस होगा क्रेडिट साइड का तो डेबिट साइड में प्रॉफिट, और डेबिट का एक्सेस होगा तो क्रेडिट में लॉस आएगा। अब जो कि बैलेंस शीट में हमारे पास कोई लोन नहीं दिया हुआ पार्टनर्स का, तो लोन अकाउंट नहीं बनाना, हम क्या बनाएंगे, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, तो कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले दो पार्टनर है हमारे यहाँ पर, दोनों का यहाँ पर ये इनके डेबिट साइड हो जाएगी और ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल कितनी कितनी थी, देखिए सुपरिया की जो थी वो 32,500, देखिए 32,500, और मोनिका की 11,500। तो ये अमाउंट इनका क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, तो डाल दोगे बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना अमाउंट है, 32,500 और 11,500। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आप रियलाइजेशन जो लॉस और प्रॉफिट है वो डालोगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट कितना था बेटा, प्रॉफिट था इनका 1755 रुपए, 1755 और 1170 रुपए, ये इनका अमाउंट था। फिर देखिए अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस दिया गया है तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया बेटा रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड जो कि रियलाइजेशन में नहीं गया तो उसको हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना दिया गया है, जो कि इनका 3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8100 रुपए और 5400 रुपए। ठीक है बेटा, ये काम करेंगे। अब हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ भी एसेट साइड नहीं दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली टोटल करेंगे। टोटल कितना अमाउंट हो गया आपके पास, ये हो गया 42,355, और ये हो जाएगा आपके पास 18,070 रुपए। सेम यहाँ पर भी यही आ जाएगा 42,355 और यहाँ पर 18,070 रुपए। ये टोटल का टोटल हम क्या करेंगे, टू बैंक यानी कि पे कर देंगे इसको। तो 42,355 और ये 18,070 रुपए, ये हम ये का यूं पे कर देंगे। तो 42,355 और यहाँ पर 18,070 रुपए। क्लियर है बेटा। तो ये उनका क्या बन गया, कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, तो कैपिटल अकाउंट्स में हमने उनके कैपिटल को क्या कर दिया, पे कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप चेक करोगे कि क्या आपने जो ट्रीटमेंट ठीक किया है, तो उसके लिए आपने बनाना होगा कैश अकाउंट। अगर कैश का बैलेंस ठीक आता है, यानी कि टैली होता है कि जितना पैसा आया जितना था उतना ही गया है, तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, जो भी कैश आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में, 40,500 का, तो यहाँ पर कैश का बैलेंस डेबिट होता है तो यहाँ डाल दोगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो ब्रोट डाउन में कितना दिया हुआ है, 40,500 रुपए। अब जो जो पैसा आपको मिला है वो सारा डाल दोगे। तो यहाँ पर कितना मिला है बेटा टोटल, यहाँ पर मिला था 69,425। तो यहाँ डालोगे टू रियलाइजेशन, 69,425, ये पैसा आपको मिला था। ठीक है बेटा। अब यही मिला था, हमें कोई और नहीं मिला, अगर कुछ और मिलता तो वो हम यहाँ पे डालते। जो हमने पे कहाँ कहाँ किया है, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में एक तो हमने 48,000 रुपए क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे की है। तो रियलाइजेशन जो कि 48,000 की और 1,500 रुपए की एक्सपेंसेस, ये पे किया। अब हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो बाई जो कि पार्टनर थे आपके पास सुपरिया और मोनिका, तो सुपरिया को पे किया है 42,355, 42,000
355 रुपए, और मोनिका को जो कि किया है कितना अमाउंट, मोनिका को हमने पे किया है यहाँ पर देखिए 18,070 रुपए। तो 18,070 रुपए यहाँ पे करेंगे। तो इन दोनों का जो टोटल है वो अगर इक्वल आता है, सेम आता है, तो इसका मतलब आपने ठीक किया, नहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है 1,09,925 रुपए, और यहाँ पर भी 1,09,925 रुपए। तो ये ट्रीटमेंट आपने करना है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई थिंक। तो बेटा इसी तरह हमने ये क्वेश्चंस करने हैं, तो कम से कम जो कि आपके पास 7 to 8 क्वेश्चंस आपने करना है, और जिस भी स्टूडेंट का जो क्वेश्चन नहीं होता है तो वो मेरे समझेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखिए इस वीडियो को और क्वेश्चन स्टार्ट करिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे को कॉल करके पूछ सकता है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।